9 मई के हवाले से हुकूमत इमरान खान के खिलाफ अदालत में कोई भी सबूत पेश करने में नाकाम रही है। ये बात मोअज़्ज़िज़ अदालत ने अपने फैसले में लिखी है। यूएस मरीन्स फायर्ड ऑन प्रोटेस्टर्स स्टॉर्मिंग कॉन्सुलेट इन कराची। ऑफिशियल्स से कि सऊदी अरब में और कतर में इसराइली एजेंट पकड़े गए हैं। इसराइली खुफिया एजेंसी मोसाद के एजेंट पकड़े गए हैं जो वहां पे बम नस्ब कर रहे थे। तो उनके वजीर दिफा ने जो बयान दिया, क्या वो एक वार्निंग है दीगर मुसलमान ममालिक के लिए कि किसी भी मुसलमान मुल्क को फौजी एतबार से मजबूत नहीं होने दिया जाएगा और ये अमेरिका बर्दाश्त नहीं कर सकता। अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। 9 मई के हवाले से हुकूमत इमरान खान के खिलाफ अदालत में कोई भी सबूत पेश करने में नाकाम रही है। ये बात मोअज़्ज़िज़ अदालत ने अपने फैसले में लिखी है। पिछले दिनों खान साहब को 6 मुकदमात में जमानत दी गई थी। बुशरा बीबी को भी जमानत मिली थी, उसमें तोशाखाना जाली रसीद केस भी था। अब ये जो जमानत दी गई थी उन मुकदमात का अब तफसीली फैसला जारी किया गया और तफसीली फैसले के अंदर यह लिखा गया है कि जनाब जो 9 मई के इल्जामात लगाए गए हुकूमत की जानिब से, प्रोसिक्यूशन की जानिब से इमरान खान साहब के ऊपर, वो इल्जामात हुकूमत अदालत के अंदर साबित करने में नाकाम रही है। किसी किस्म का सबूत पेश नहीं किया गया कि खान साहब के कहने के ऊपर लोगों ने एहतजाज किया, उन्होंने लोगों को बगावत पर उकसाया, इक़दाम कत्ल का जो उन पर मुकदमा था, और इसी तरह जो तोशाखाना जाली रसीद वाला केस है उसके हवाले से भी मोअज़्ज़िज़ अदालत ने अपने तफसीली फैसले में लिखा है कि हुकूमत किसी भी किस्म का सबूत देने में नाकाम रही है। अच्छा, अब ये जो खबर है इसकी मैं थोड़ी सी तफसील आपको पढ़ के सुनाता हूं कि मोअज़्ज़िज़ अदालत ने अपने फैसले के अंदर क्या लिखा है और किस किस्म की बातें 2 साल से मुसलसल की जा रही हैं, सहाफी भी कर रहे हैं, हुकूमत वाले भी कर रहे हैं कि जी ये क्लोज एंड शट केस है, 9 मई के सारे सबूत मौजूद हैं। लेकिन अब जो अदालत ने लिखा है वो तो कंप्लीटली डिफरेंट चीज है। मैं थोड़ा सा आपको पढ़ के सुनाता हूं। इसमें तोशाखाना जाली रसीद वाला जो केस है उसकी भी तफसीलात है और 9 मई के हवाले से जो खान साहब पर हुकूमत इल्जामात लगाती है उसके हवाले से भी तफसीलात है। अच्छा जी, जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है इस्लामाबाद की, उसने अपना फैसला सुनाया और तहरीरी फैसले में उन्होंने ये लिखा है कि तोशाखाना जाली रसीदों केस में इमरान खान और बुशरा बीबी की जो जमानत मंजूर की जाती है उसमें बुनियादी तौर पर प्रोसिक्यूशन इमरान खान और बुशरा बीबी के खिलाफ कोई सबूत पेश नहीं कर सकी। प्रोसिक्यूशन की जानिब से कहा गया कि हमने रसीद सोशल मीडिया पर देखी। प्रोसिक्यूशन की जानिब से आज तक रसीद का फॉरेंसिक ही नहीं करवाया गया। अदालत ने अपने फैसले में लिखा है कि इमरान खान और बुशरा बीबी जाली रसीदें इलेक्शन कमीशन या कैबिनेट डिवीजन में जमा करवाई दोनों शख्सियात ने, इसका भी कोई सबूत फराहम नहीं किया गया। इमरान खान की आला शख्सियात के खिलाफ जो इल्जाम तराशी है, जो उन पर इल्जाम लगा कि जी उन्होंने इदारों के खिलाफ उकसाया, ये किया वो किया, उस हवाले से भी उनकी जमानत मंजूर की जाती है। प्रोसिक्यूशन ने अफवाज पाकिस्तान के खिलाफ तकरीर या सबूत अदालत में पेश नहीं किया या वो पेश नहीं कर सकी। कोई ऐसा सबूत नहीं पेश किया जा सका जिसमें यह साबित हो सके कि खान साहब ने पूरे कोई इदारे को टारगेट किया है, पूरी इदारे के खिलाफ कोई तकरीर की है। यह भी अदालत ने अपने तफसीली फैसले के अंदर लिखा। उसके साथ साथ फैसले के मुताबिक प्रोसिक्यूशन कोई ऐसा सबूत पेश नहीं कर सकी जिससे साबित हो कि इमरान खान ने बगावत पर उकसाया हो। 9 मई एहतजाज इक़दाम कत्ल के मुकदमात में भी प्रोसिक्यूशन कोई सबूत पेश नहीं कर सकी। एहतजाज के मुकदमात में बानी पीटीआई की जाए वकूआ पर मौजूदगी साबित नहीं होती। भाई 9 मई को तो इमरान खान साहब वैसे ही नैब की तहवील में थे। 9 मई तो हुआ ही तब था कि जब इमरान खान साहब को गैर कानूनी तौर पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट से उठाया गया था। और ये मैं नहीं कह रहा, ये सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा था कि उनकी जो गिरफ्तारी की गई, जिस तरीके से उनको वहां से उठाया गया, वो गैर कानूनी था। अच्छा, आगे अदालत ने अपने फैसले में लिखा है कि एहतजाज के मुकदमात में बानी पीटीआई की जाए वकूआ पर मौजूदगी साबित नहीं होती। प्रोसिक्यूशन ने ऐसा कोई सबूत पेश नहीं किया जिससे साबित हो कि एहतजाज इमरान खान साहब की इमा पर हो रहा था, क्योंकि इमरान खान साहब तो हुकूमती तहवील में थे। तो ये राजी हुकूमत का पूरा बयानिया, ये इतनी बातें करते हैं और सोशल मीडिया के ऊपर भी बैठ के इनके वकील यही बातें करते रहते हैं कि जी सब कुछ उसके कहने पे हुआ, नया कोई गवाह आ रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। मैं हमेशा आपसे कहता हूं कि जो 9 मई के मुकदमात हैं उसमें खान साहब को इम्प्लीकेट करना बड़ा मुश्किल होगा अनलेस हुकूमत के पास कोई ऐसी रिकॉर्डिंग है, कोई वीडियो सबूत है, कोई ऐसी चीज है कि खान साहब किसी को हदायत दे रहे थे। अब तक कोई ऐसी चीज सामने नहीं आ सकी। और इस मुकदमे के अंदर भी ये इतना इंपॉर्टेंट मुकदमा है जिसको हुकूमत मसलसल परसूख कर रही है और हुकूमत का पूरा सियासी बयानिया 9 मई के ऊपर खड़ा है। उस हवाले से हुकूमत ने अदालत में क्या कुछ पेश किया वो आपने मोअज़्ज़िज़ अदालत के फैसले में खुद देख लिया। अच्छा, अब ये जो खान साहब को जमानतें मिल रही हैं, क्या कोई हालात तब्दील हो रहे हैं? एक क्वेश्चन ये भी आता है कि अगर सजा देनी हो तो सजा दे दी जाती है, जमानत देनी हो तो जमानत दे दी जाती है।
अब मुझे नहीं पता कि अंदर क्या चल रहा है, लेकिन ये जब मैंने सारी सूरत देखी और ये जब जिस तरीके से फैसला आया, उसके बाद एक इंपॉर्टेंट हुकूमती शख्सियत से मेरी बात हुई और मैंने उनसे कहा कि ये जो अदालत ने अपने फैसले में लिखा है कि हुकूमत कुछ भी साबित करने में नाकाम रही है, तो लिहाजा इनको हम ये जमानत देते हैं। और वो भी इस्लामाबाद की एक लोअर अदालत से, डिस्ट्रिक्ट अदालत से उनको इस तरह ये जमानत मिल गई है। तो उन्होंने कहा अच्छा जमानत मिल गई है, ये लिखा है? मैंने कहा जी ये लिखा है। कहते नहीं तुम ऐसे ही मजाक कर रहे हो मेरे साथ। मैंने कहा मैं मजाक नहीं कर रहा, ये इस्लामाबाद की अदालत ने उनको जमानत दी है और ये चीजें लिखी हैं। तो उन्होंने कहा अच्छा मुझे 2 मिनट दो, मैं तुमसे दोबारा बात करता हूं। कुछ देर के बाद दोबारा उनसे बात हुई। उन्होंने कहा यार मुझे नहीं समझ आ रही कि ये कैसे हो गया, हमारा केस तो बड़ा मजबूत है। तो उन्होंने फिर आगे से मुझसे पूछा कि यार तुम क्या समझते हो कि ये क्यों हुआ? मैंने कहा मैं क्या समझता हूं क्यों हुआ? मौजूद अदालत को आप सबूत नहीं पेश कर सके उसके सामने और मौजूद अदालत ने जमानत दे दी। तो उनका जो, उसके अलावा हमारी कुछ और गुफ्तगू भी हुई जो ऑफ द रिकॉर्ड थी, उससे मुझे ये लगा कि उनको भी परेशानी हुई है कि ये खान साहब को जमानत कैसे मिल गई है, ये पीछे चल रहा क्या है। एनीवे, जो सामने चीज नजर आ रही है वो ये है कि हुकूमत अदालत के अंदर इमरान खान साहब के खिलाफ कोई इस किस्म का सबूत पेश करने में नाकाम रही है और ये मौजूद अदालत ने अपने जमानत के तफसीली फैसले के अंदर लिखा है। अच्छा, मशरिक वुस्ता में जो हो रहा है वहां पे भी हम जाते हैं, लेकिन पाकिस्तान में आपको पता है एहतजाज हुआ और फिर फायरिंग हुई, बहुत सारे लोग उसमें जहां बाग हुए। अब ये पाकिस्तानी मीडिया भी रिपोर्ट कर रहा है, आलमी मीडिया भी रिपोर्ट कर रहा है, ये सामने आप देख सकते हैं। रॉयटर्स इसको रिपोर्ट कर रहा है, एक्सप्रेस ट्रिब्यून ने इसको रिपोर्ट किया है, डॉन ने इसको रिपोर्ट किया है और उनकी रिपोर्ट्स के मुताबिक जो यूएस मरीन्स हैं, जो अमरीकी फौजी हैं, उन्होंने मुबैना तौर पर गोली चलाई कराची में, जिससे वहां पे लोग जाँ बाग हुए। और ये सामने आप देख सकते हैं। मैं थोड़ी सी खबर की तफसील भी आपको पढ़ के सुना देता हूं कि यूएस मरीन्स फायर्ड ऑन प्रोटेस्टर्स स्टॉर्मिंग कॉन्सुलेट इन कराची, ऑफिशियल्स से। ये जनाब एक्सप्रेस ट्रिब्यून रिपोर्ट कर रहा है। बुनियादी तौर पे ये बताया है गैर मुल्की खबर रिसां एजेंसी को 2 यूएस ऑफिशियल्स ने कि उधर जब अटैक किया गया, वहां पे जब प्रोटेस्टर्स आ गए तो फिर सिक्योरिटी की ऐसी सिचुएशन बन गई कि यूएस मरीन्स को एंगेज करना पड़ा और उन्होंने ये फायरिंग की है। लेकिन अभी भी कुछ इसमें इबाहम है, ये चीज क्लियर नहीं है अगर आप खबर की पूरी तफसील पढ़ें। लेकिन ये हेडलाइन से सामने नजर आ रहा है कि उन्होंने ये इतराफ किया है, उन्होंने ये माना है कि यूएस मरीन्स फायर्ड ऑन प्रोटेस्टर्स स्टॉर्मिंग कॉन्सुलेट इन कराची, ऑफिशियल से। डॉन न्यूज भी यही रिपोर्ट कर रहा है, यूएस मरीन्स फायर्ड ऑन प्रोटेस्टर्स। और इसी तरीके से एक्सप्रेस ट्रिब्यून भी ये रिपोर्ट कर रहा है। अब हुकूमत की जानिब से भी एक जेआईटी बनाई गई है, तो जब वो जेआईटी का नतीजा आएगा या फिर उसकी जो तहकीकात हैं वो सामने आएंगी तो सिचुएशन मजीद क्लियर होगी। लेकिन इस वक्त ये बड़ी खबर है कि यूएस मरीन्स का नाम आ रहा है और पहले जो चीज सोशल मीडिया पे चल रही थी अब वो मोतबर न्यूज इदारे रिपोर्ट कर रहे हैं। डॉन रिपोर्ट कर रहा है, एक्सप्रेस ट्रिब्यून रिपोर्ट कर रहा है, रॉयटर्स रिपोर्ट कर रहा है कि यूएस मरीन्स ने कराची में पाकिस्तानियों के ऊपर गोली चलाई मुबैना तौर पर। जिस मैंने पहले भी अर्ज किया कि इसके ऊपर हतमी राय तो हम तभी कायम कर सकते हैं जब हुकूमत पाकिस्तान ने, हुकूमत सिंध ने जो जेआईटी बनाई है उसकी कोई रिपोर्ट सामने आएगी। अच्छा, इसी सारे तनाजे में जो अल्लामा राजा नासिर अब्बास साहब हैं, उन्होंने सेनेट पे खड़े होकर ये कहा है कि वो सेनेट में करारदाद पेश करना चाहते हैं जिसमें डोनाल्ड ट्रंप की जो अमन नोबेल इनाम के लिए नामजदगी की गई थी पाकिस्तान की जानिब से, वो नामजदगी वापस ली जाए। और इसी तरह उन्होंने ये भी कहा कि गजा जो अमन बोर्ड है उससे भी पाकिस्तान को निकल आना चाहिए और इस हवाले से वो सेनेट के अंदर एक करारदाद पेश करना चाहते हैं। लेकिन करारदाद उनको पेश नहीं करने दी गई और कल तक सेनेट की कार्रवाई जो है वो मुलतवी कर दी गई है। अब देखते हैं कि ये करारदाद पेश की जाती है या नहीं पेश की जाती। अच्छा, इसी तरह खान साहब का जो अल शिफा में मुंतकिल करने के हवाले से दरखास्त दी गई है, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर एक पिटीशन दी गई है, उसके ऊपर एतराजात हटा दिए गए हैं और 10 मार्च के लिए जनाब नोटिस भी जारी कर दिए गए हैं हुकूमत को। तो ये एक और चीज है जिसमें नजर आ रहा है कि अब जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट है वो ये मुकदमा सुनेगी। अब देखते हैं कि ये मुकदमा सुना जाता है या नहीं सुना जाता, लेकिन हुकूमत को नोटिस इस हवाले से जारी किए गए। अच्छा जी, मशरिक वुस्ता के हवाले से एक बड़ी इंपॉर्टेंट खबर आई है, बड़ी इंपॉर्टेंट खबर शेयर की है टकर कार्लसन ने, जो अमरीकी सहाफी हैं, सीनियर सहाफी हैं। उन्होंने ये बताया है कि सऊदी अरब में और कतर में इसराइली एजेंट पकड़े गए हैं, इसराइली खुफिया एजेंसी मोसाद के एजेंट पकड़े गए हैं जो वहां पे बम नस्ब कर रहे थे। हाँ जी, उनका मकसद ये था कि वहां पे बम चलाए जाएं और इन ममालिक को नुकसान पहुंचाया जाए। उन्होंने अपने व्लॉग के अंदर वो जो सारी इंफॉर्मेशन शेयर कर रहे हैं, उन्होंने कहा कि बज़ाहिर तो ये जो गल्फ रियासतें हैं ये हमारे साथ हैं, अमेरिका के साथ हैं, इसराइल को इनके खिलाफ तो कोई कार्रवाई नहीं करनी चाहिए, लेकिन इसराइल की ख्वाहिश है
कि ये ममालिक भी तबाह हो, वहां पे भी नुकसान हो, और वहां से जिस किस्म के विजुअल्स आ रहे हैं, दुबई के हवाले से जिस किस्म के विजुअल्स आ रहे हैं, यकीनन उससे दुबई को बहुत ज्यादा नुकसान होगा, सऊदी अरब को नुकसान होगा, खित्ते के अंदर जो कुछ सब कुछ हो रहा है। और इसके अंदर इसराइल जो है उसकी ये कोशिश है कि इन ममालिक को मजीद नुकसान पहुंचे, और उसके एजेंट पकड़े गए हैं कतर में और सऊदी अरब में, जो वहां पे मुबैना तौर पे बम नस्ब करना चाहते थे, वहां पे मजीद तबाही फैलाना चाहते थे। तो ये बड़ी सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट है, बड़ी इंपॉर्टेंट खबर है जो एक सीनियर यूएस जर्नलिस्ट की जानिब से शेयर की गई है, जिसके हवाले से ये तासुर है कि जो राइट विंग एस्टेब्लिशमेंट है उसके अंदर उसके बड़े अच्छे कनेक्शन है, अमेरिकी एस्टेब्लिशमेंट के अंदर उसके बड़े अच्छे कनेक्शन है। ये बाखबर सहाफी है और उसकी जानिब से ये खबर देना यकीनन वजन रखता है कि इसराइल जो है उसकी ख्वाहिश है कि ईरान और अमेरिका और इसराइल की जो जंग हो रही है इसमें जो अरब ममालिक हैं वो भी तबाह हों। और ये वो चीज है जो बार बार बहुत सारे लोग कहते हैं कि आप भूल जाएं कि वो सिर्फ ईरान को टारगेट कर रहे हैं, अल्टीमेटली उन्होंने सबको टारगेट करना है। अच्छा जी, इस हवाले से जो मजीद खदशात जन्म लेते हैं उसमें इंपॉर्टेंट चीज अमेरिका के वजीर दिफा का बयान है। उसने अपने बयान में ये कहा है कि हम किसी भी ऐसी हुकूमत को जोहरी हथियार या एटमी हथियार रखने की इजाजत नहीं दे सकते जो इस्लामी तसव्वुरात पर यकीन रखती हो। और बड़े हकारत से, बड़े तौहीन आमेज रवैये में उसने इस्लाम के हवाले से बात की है, उसने एल्यूजन्स का जिक्र किया है। क्या ये रवैया मुनासिब है? क्या अमेरिका के वजीर दिफा को यह बयान देना चाहिए था? और क्या इस बयान के बाद यह चीज वाजे नहीं होगी कि उनका टारगेट सिर्फ ईरान नहीं है, दीगर इस्लामिक ममालिक जो है उनको भी वो नुकसान पहुंचाना चाहते हैं? और उससे पहले जो खबर दी है टकर कार्लसन ने, उससे भी ये चीज वाजे होगी कि इसराइल की भी यही ख्वाहिश है। तो ये जनाब इस वक्त मशरिक वस्ता के अंदर जो कुछ हो रहा है उसके तनाजुर में ये चीजें सामने आ रही हैं। दूसरी जानिब अमेरिका के जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हैं, उनके जो वजीर खारजा हैं मार्को रूबियो, उन्होंने ये कहा है कि इमिनेंट थ्रेट क्या थी, क्योंकि उनसे पूछा गया कि भाई आप कहते हैं कि ईरान की जानिब से हमें फौरी खतरा था, इस वजह से हमने हमला कर दिया, तो वो फौरी खतरा क्या था? उन्होंने कहा जी फौरी खतरा ये था कि हमें डर था कि इसराइल ईरान के ऊपर हमला कर देगा और उसके जवाब में हो सकता है कि फिर ईरान हमारे अड्डों को भी निशाना बनाए। तो भाई फिर तो आपको इसराइल पे हमला करना चाहिए था, उनको रोकना चाहिए था। इसराइल को रोकने के बजाय अब वो ये कह रहे हैं कि हमने ईरान के ऊपर चढ़ाई कर दी। ये था जनाब उनका फौरी खतरा, ये थी वो इमिनेंट थ्रेट जिसका अमेरिका बार बार जिक्र कर रहा है। इससे आप अंदाजा लगा लें कि इसराइल ने हमला करना था, लिहाजा हमने कहा कि इसराइल हमला करेगा तो ये ना हो कि जंग फैल जाए, हम भी हमला कर देते। और भाई तुम इसराइल पे हमला कर देते ना, उसको रोक देते। इससे आप अंदाजा लगाएं कि कैसे वहां पे चीजों को चलाया जा रहा है। एनीवे, वहां पे ईरान की जानिब से भी कार्रवाई की जा रही है, ईरान के अंदर भी हजारों बम फेंके जा रहे हैं, मुख्तलिफ जगहों को टारगेट किया जा रहा है, लेकिन ईरान की जानिब से भी वहां पे कार्रवाई जारी है। अब तक जो खलीजी ममालिक हैं उनमें ईरान ने तकरीबन 500 के करीब हमले किए हैं, मुख्तलिफ जगहों को टारगेट किया गया है। यह भी बताया जा रहा है कि सऊदी अरब में भी शायद जो है अमेरिका की जो एम्बेसी है उसको टारगेट किया गया है। इसी तरह कुवैत के अंदर भी अमेरिका की एम्बेसी को बंद कर दिया गया है। मुख्तलिफ जगहों के ऊपर मिसाइल हमले किए जा रहे हैं। जो ऑयल शिप वहां से गुजर रही हैं उनको भी ईरान निशाना बना रहा है, कह रहा है कि यहां से कोई ना गुजरे। उसके अलावा दीगर जगहों पे जहां जहां अमरीकी असासे हैं, जहां जहां उनकी प्रेजेंस मौजूद है, उनको टारगेट किया जा रहा है। और इतना एक्सपेक्ट नहीं किया जा रहा था खित्ते के अंदर। और वो जो बात की है अमरीकी सहाफी ने कि इसराइल की तो ये ख्वाहिश है कि खित्ते के अंदर जंग फैले, और जिस किस्म के विजुअल्स वहां से आ रहे हैं, और उसने भी अमरीकी सहाफी ने भी टकर ने भी अपने व्लॉग के अंदर, अपनी पॉडकास्ट के अंदर, अपनी खबर के अंदर ये चीज शेयर की कि भाई जिस किस्म के विजुअल्स दुबई से आ रहे हैं, दुबई क्या चीज बेचता है? दुबई यही बेचता है कि जनाब आके यहाँ पे इन्वेस्ट करें, यहाँ पे लग्जरी है, यहाँ पे होटल्स बड़े अच्छे हैं, आप अपना घर यहाँ पे बनाएं, यहाँ पे अमन है, किसी किस्म का कोई मसला नहीं है। लेकिन अब जिस किस्म के विजुअल्स आ रहे हैं इससे तो उनको बहुत ज्यादा नुकसान होगा। तो उसने भी ये कहा कि ये जीसीसी की जो कंट्रीज हैं, कहने को तो ये हमारी हमायती हैं या हमारे इत्तेहादी हैं या हमारे दोस्त हैं, लेकिन इसमें हमारा जो दूसरा दोस्त है इसराइल, उसकी ख्वाहिश है कि इनको भी नुकसान पहुंचे, वो इनको भी तबाह करना चाहता है। तो अमेरिका के हमलों के बाद जो बड़े पैमाने पे ईरान के अंदर नुकसान हुआ, उसके जवाब में ईरान की जानिब से खित्ते के मुख्तलिफ जगहों पर कार्रवाइयां जारी हैं, और जिसमें अमेरिका को काफी ज्यादा नुकसान हो रहा है। और कल जो मार्को रूबियो ने बात की उसमें वो ज्यादा कॉन्फिडेंट नजर नहीं आए, लगा ऐसे कि वो थोड़े से घबराए हुए हैं। वो ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि अमेरिकी फौजी भी मारे जाएंगे, अमेरिकी जहाज भी गिर जाएंगे, इस तरह अमेरिकी सफारत खानों को निशाना बनाया जाएगा और इस तरीके से उनको टारगेट किया जाएगा। तो वो ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे। और ईरान की जानिब से अभी भी जो हमले हैं वो जारी हैं। जिस वक्त आप ये वीडियो देख रहे हैं उस वक्त भी ये जंग जारी है। दूसरी तरफ
कुछ जगहों के ऊपर इसराइल ने हिजबुल्लाह को भी टारगेट किया है लेबनान के अंदर। उधर से हिजबुल्लाह जो है वो भी इसराइल को टारगेट कर रही है और तेल अवीव समेत इसराइल के जो मुख्तलिफ इलाके हैं वहां तक भी ईरानी मिसाइल पहुंच रहे हैं। और इस वक्त जो सबसे बड़ा खदशा और सबसे बड़ा जो खौफ है वो ये है कि ज्यों ज्यों वक्त गुजरता जाएगा ये जो एयर डिफेंस सिस्टम है वो नाकाम होता जाएगा और उसमें जो पेनिट्रेशन है वो बढ़ती जाएगी और मजीद ईरानी मिसाइल जो आके हिट करेंगे इसराइल को और दीगर जो अमेरिकन अड्डे हैं उनको। दूसरी जानिब ट्रंप ने यह भी कहा है कि हमारे पास इतना असला है कि हम मतलब लातादाद जो है हमारे पास हथियार हैं, तो हम किसी वक्त के मोहताज नहीं है कि जी हमने इस वक्त के अंदर ये जंग खत्म करनी है, हम इसको एक तवील मुद्दत तक चला सकते हैं। उसने बुनियादी तौर पे ये कहा है कि जी हम लामहदूद जंग के लिए तैयार हैं। तो वो ये बातें तो कर रहे हैं लेकिन यकीनन जिस किस्म का आगे से रिएक्शन आ रहा है और फिर वो जो होप कर रहे थे, जो उनको बताया गया था कि भाई ईरान के अंदर अवाम खड़ी हो जाएगी, वो अवाम उस तरह अभी तक खड़ी नहीं हुई। और उस हवाले से यकीनन उनके जो खदशात हैं कि जनाब वहां पे अवाम ने तो खड़ा नहीं होना, अवाम तो उनके साथ है मेजॉरिटी, तो उसकी वजह से काफी ज्यादा वो एक तरह से जिसे कहते हैं कि अपनी स्ट्रेटजी को रीथिंक कर रहे हैं। और फिर जिस किस्म के बयानात वहां से आ रहे हैं उससे जो मुसलमान ममालिक हैं उनकी एंग्जाइटी में भी इजाफा हो रहा है। और खुसूसन उनके वजीर दिफा ने जो बयान दिया, क्या वो एक वार्निंग है दीगर मुसलमान ममालिक के लिए कि किसी भी मुसलमान मुल्क को फौजी एतबार से मजबूत नहीं होने दिया जाएगा और ये अमेरिका बर्दाश्त नहीं कर सकता। उसने कहा कि कोई भी ऐसी हुकूमत जो इस्लामी तसव्वुरात पे यकीन रखती है, बल्कि उसने तो बड़ा हद तक आमेज जो है वो लफ्ज इस्तेमाल किया, हद तक आमेज लफ्ज इस्तेमाल किया, तौहीन आमेज लफ्ज इस्तेमाल किया। क्या कोई इस पे एहतजाज करेगा? क्या कोई अमरीकी हुकूमत से कहेगा कि भाई आपके वजीर दिफा ने इस्लाम के हवाले से ऐसी बात क्यों कही है? हाँ, मुसलमानों में मसाइल हो सकते हैं, किसी रजीम में मसाइल हो सकते हैं। ईरान के अंदर जो रजीम बैठी हुई है वो कोई फरिश्ते नहीं है, लेकिन पूरे रिलीजन को ऐसे टारगेट करना क्या ये मुनासिब है? अब देखते हैं कि कौन कौन सा मुसलमान मुल्क जो है अमेरिका से इसके ऊपर एहतजाज करता है। बहुत जल्दी आप सब दोस्तों से दोबारा मुलाकात होगी। थैंक यू वेरी मच।